Assalamu alaikum dear students, and this is Sami Alauddin and I'm your physics teacher. हमने आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज हमारे पहले चैप्टर का। उसके तकरीबन सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो आज हम करेंगे उसका एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज में कुछ टाइप के क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। आप उसको आइटम भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आइटम्स हैं और उसके हल करने का मुख्तलिफ तरीका होता है। और जो अर्थमेटिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे न्यूमेरिकल वगैरह हैं। और कुछ इसमें एमसीक्यूज दिए हैं, यानी एक स्टेम दिया होगा, यानी एक स्टेटमेंट दी होगी, उसके नीचे 4 स्टेटमेंट दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे। उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, ठीक है। यानी 4 डिस्ट्रक्टर एक स्टेम के होंगे, उनमें से एक डिस्ट्रक्टर यानी सही होगा, बाकी सारे रॉन्ग होंगे। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 1 या 2 सेंटेंसेस या 1 या 2 लाइन में जो आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी दिए होंगे जिनका आंसर हमें 1 या 2 लाइन में मिलेगा या 1-2 सेंटेंसेस में मिलेगा। तो इसको हल करेंगे, ये बड़ा आसान है। एक्सरसाइज को करने से पहले आप लोगों को जो चैप्टर है, यूनिट है, उसके सारे टॉपिक बखूबी याद होने चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आप लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्वेश्चंस को या न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे, कैलकुलेट कर सकेंगे, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हर एक यूनिट में, हर एक टॉपिक के मुतालिक, वो आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। एक दफ़ा पढ़ा, दोबारा आप लोगों ने रिवाइज करना है, वो लाजमी होता है। हर एक टॉपिक से मुतालिक जब आपको कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हो या एमसीक्यूज दिए हो, न्यूमेरिकल वगैरह दिए हो, तो आप लोगों के लिए वो सारे के सारे आसान हो जाते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है जो चैप्टर हम लोगों ने ख़त्म किया पहला, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के ज़हन में हैं। अगर नहीं है तो उसको ज़हननशीन कर ले, उसको रिकॉल कर ले और फिर आ जाए। इस वीडियो को आप लोगों ने चलाना है और देखना है। इसके बड़े आसान, ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं, उसे हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किताब आपके हाथ में होना चाहिए, किताब को खोलिए और उसके सवाल पर नज़र डालिए। मैं पढ़ता हूँ, आप लोगों ने उसको समझना है और साथ साथ में उसको हल करेंगे, राइट। थोड़ा तेज़ चलेंगे ताकि एक्सरसाइज हमारा जल्दी हो जाए, क्योंकि ये आसान है सारे, ठीक है। देखते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 10.1 में हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात दिए गए हैं, दुरुस्त जवाब पर दायरा लगाएं। पहला एक स्टेम दिया है, उसमें लिखा है मंदरजा झेल में से कौन सा ताल्लुक हुक के कानून को ज़ाहिर करता है। देखिए पहला दिया है अलिफ में f = माइनस के एक्स, बे में है f = k/x, जी में है f = k/x/k, दाल जो है f = k/x। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा आसान है। हाँ, जो एमसीक्यूज है हमारा, ठीक है, जो हमारा पहला वाला है, ठीक, उसमें 4 ऑप्शन है। हुक का कानून क्या है? k/x, ठीक, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन लगाया क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन है। तो जो ट्रू आंसर होगा वो ये होगा। दूसरा, स्प्रिंग मास सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की इंतहाई कीमत पर होती है। वस्ती पोजीशन, बाई जानिबी इंतहाई पोजीशन, दाई जानिबी इंतहाई पोजीशन, दाल में है वस्ती पोजीशन और इंतहाई पोजीशन के दरमियान में, ठीक है। तो आप जानते हैं मास अटैच्ड टू स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। कहाँ पर मैक्सिमम होती है? मीन पोजीशन पर, यानी वस्ती पोजीशन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जो दूसरा है हमारा डियर स्टूडेंट्स, उसमें हम लिखेंगे मीन पोजीशन। मीन पोजीशन को वस्ती पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तीसरा है स्प्रिंग मास सिस्टम, यानी मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की इंतहाई कीमत पर होती है। यानी जो मास अटैच्ड टू स्प्रिंग होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें जब बाब या मास मूव कर रहा होता है, सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर ज़्यादा होती है? 2 एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशंस
राइट। ये इधर लिखेंगे तो दोनों इंतहाई पोजीशंस पर, राइट। ये बड़ी आसान है, इसलिए तो मैं टाइम ज़ाया करना चाहता हूँ इसमें। एक स्प्रिंग से मुंसलिक एक मखसूस मास का टाइम पीरियड टी है। अगर मास दुगना कर दिया जाए तो सिस्टम के टाइम पीरियड की नई कीमत होगी। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं। पहले में T/2, बे में T इंटू टी, 2 इंटू टी है, जीब में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टी, दाल में स्क्वायर रूट ऑफ 2। यानी एक पेंडुलम होगा, उसका मास जब हम दोगुना करते हैं, यानी एक मास लेंगे, उसमें क्या होगा, वो वाइब्रेट करता है, उसका मास को दोगुना करेंगे, फिर टाइम पीरियड नोट करेंगे। यानी एक पेंडुलम लेंगे, उसका टाइम पीरियड नोट करेंगे, जितना भी उसका मास होगा, राइट। तो फिर हम क्या करेंगे, उस मास को डबल कर देंगे। तो डबल करने से क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या टाइम पीरियड पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, कितना पड़ेगा, इसको देखते हैं। ठीक, अच्छा, जो हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला है उसमें आते हैं। टाइम पीरियड अगर सिंपल पेंडुलम की हम बात करते हैं तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई इंटू L/G, राइट। अब सवाल पूछ रहे हैं कि अगर सिंपल पेंडुलम में हम मास को डबल कर दें तो उसका टाइम पीरियड पर क्या असर होगा। आपने फौरन इसके फार्मूले पर जाना है। ठीक, क्या फार्मूले में मास है, इस फार्मूले में मास तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि वो लेंथ से चेंज होगा। अगर हम लेंथ को छेड़ेंगे तो लेंथ से टाइम पीरियड पर असर होगा, मास पर नहीं होगा, इसीलिए इसके फार्मूले में मास नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि इसके टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं होगा मास के बढ़ाने से। ठीक है, अच्छा, एक और क्वेश्चन देखें। एक स्प्रिंग से मुंसलिक एक मखसूस मास का टाइम पीरियड टी है। अगर मास दुगना कर दिया जाए तो सिस्टम के टाइम पीरियड की नई कीमत क्या होगी। देखिए, यहाँ देखें, हम मास अटैच टू स्प्रिंग की बात करते हैं। अगर हम मास अटैच टू, ये भी इसी तरह का इसी से लिंक के क्वेश्चन है कि जो मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, ठीक है, ये सिस्टम होगा, तो उसमें टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई इंटू ये M/K। अब सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो टाइम पीरियड है, अगर हम मास को छेड़ेंगे तो स्प्रिंग से जो मास अटैच है उसके टाइम पीरियड पर कुछ असर होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली इसके फार्मूले में मास मौजूद है, बिल्कुल इस पर असर होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, कितना होगा, वो देखते हैं। देखिए, अगर वो कहते हैं कि अगर हम मास को क्या कर ले, दुगना कर ले, राइट, तो दुगना से क्या मुराद है, m की जगह पर हम 2m पुट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, फिर क्या, ये हमारा T1 है, ये T2, तो यहाँ 2 पाई, इधर m को रिप्लेस करेंगे 2m से। ठीक है, मास अटैच टू स्प्रिंग का सिस्टम है, उसमें मास को दुगना करेंगे तो तब क्या होगा। अब ये 2 पाई, 2 को भी स्क्वायर रूट में रखो और इसको भी ऐसे कर लो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स का बेसिक रूल है, राइट, फर्क नहीं पड़ता है। तो जो T2 कैलकुलेट होगा उसमें 2 पाई M/K इंटू 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल T लिख सकते हैं, यानी T1, ठीक है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये होगा। तो जो नया टाइम पीरियड है वो क्या होगा, 2 इंटू T1, यानी इतने टाइम्स टाइम पीरियड जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इफ मास इज डबल्ड देन टाइम पीरियड स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स, राइट। इतने टाइम जो है वो मास में टाइम पीरियड में चेंज आएगा। लेकिन पेंडुलम के केस में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पेंडुलम के केस में मास के बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन लेंथ को चेंज करने से टाइम पीरियड इफेक्ट होगा।
यहाँ मास अटैच हुआ स्प्रिंग से, ये इस सिस्टम में अगर मास को छेड़ेंगे तो टाइम पीरियड इफेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट है मंदरजा झैल में से स्प्रिंग और इससे मुंसलिक इर्ताज करते मास के टाइम पीरियड को ज़ाहिर करने वाले ताल्लुक़ की शनाख्त करें। ठीक है, स्प्रिंग और इससे मुंसलिक इर्ताज करते यानी मास अटैच टू अ स्प्रिंग का सिस्टम है, उसका टाइम पीरियड किस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं, राइट। आप जानते हैं, आसान है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मास अटैच टू अ स्प्रिंग होगा तो उसमें टाइम पीरियड कैसे मालूम कर सकते हैं, m/a। ये बड़ी आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ज़रूरी भी होता है एग्ज़ाम में। इसकी मदद से बहुत सारे नंबर लिए जा सकते हैं, 1 मार्क का होता है, बड़ी आसानी से टाइम भी बच जाता है और नंबर भी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। कंसेप्ट होगा, पहले भी बताया, ये सारे हल करना आसान होगा। एक सादा पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी की इंतहाई कीमत होती है, यानी सादा पेंडुलम होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पॉइंट पर ज़्यादा होगा। देखो 3 मेन पॉइंट लिए थे, 2 एक्सट्रीम पोजीशन, 1 मीन पोजीशन होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो उसमें देखें जो, यानी यहाँ देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सादा पेंडुलम है, ये इसका मेन पोजीशन है, राइट, और यहाँ आएगा तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा, इधर आएगा तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन होगा। तो यहाँ हमने कहा था काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, इधर आकर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैक्सिमम हो जाता है, x0 हो जाता है। तो 2 एक्सट्रीम पोजीशन पर पेंडुलम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। जब यहाँ पर आता है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, 0। क्यों? क्योंकि x यहाँ पर 0 हो जाता है। हम x यहाँ से नोट करते हैं, मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो जब एक्सट्रीम पर आ जाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, वो 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये रुक जाता है, v 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम। क्यों? v जो है वो मैक्सिमम होता है, स्पीड यानी वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है एक सादा पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी की इंतहाई कीमत मीन्स मैक्सिमम वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, वो हमने देखा कि दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पर ये मैक्सिमम होती है। ठीक है, इसका जवाब क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस, राइट। 7वां पढ़ते हैं। एक सादा पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी की इंतहाई कीमत होती है। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी अभी बता दिया आप लोगों को, वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होती है। मंदरजा झैल में से कौन सा ताल्लुक सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड को ज़ाहिर करता है। सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है इसमें, t = 2 पाई g/l, 1/2 पाई l/g स्क्वायर रूट, जी में है 2 = 1/2 पाई इंटू g/l, दाल है t = 2 पाई l/g। ये कुछ फार्मूले दिए हैं, इनमें जो करेक्ट है वो हम जानते हैं, यहाँ पे लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, अगर सादा पेंडुलम की बाब का मास दुगना कर दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड होगा कम, ज़्यादा, दुगना, यकसा। ठीक है, कि जो सादा पेंडुलम की मैंने पहले बता दिया, सादा पेंडुलम में जब आप मास को बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बात हमें इसके फार्मूले से पता चलता है, इसमें मास नहीं है। हाँ, अगर हम लेंथ को छेड़ते हैं तो लेंथ से फिर इसको हम इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो नो इफेक्ट, यकसा रहेगा। नेक्स्ट है, मैकेनिकल वेव की कितनी अक़साम हैं। हम सब जानते हैं मैकेनिकल वेव की 2 अक़साम हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, तो 2 अक़साम है इसकी। नेक्स्ट, मंदरजा झैल में से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मिसाल नहीं है। कुछ वेव्स दिए हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कुछ मैकेनिकल वेव्स हैं। ठीक है, तो जो नहीं है वो बताना है। पहला है माइक्रोवेव, दूसरा है रेडियो वेव, तीसरा है रोशनी की वेव, चौथा है साउंड वेव। साउंड वेव मैकेनिकल वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, यही हमारा सही ऑप्शन है। मंदरजा झैल में से एक मैकेनिकल वेव की मिसाल है। 4 वेव्स दिए हैं, एक्स रेज हैं, रोशनी की वेव्स हैं, साउंड वेव्स है, रेडियो वेव है। ठीक है,
तो मैकेनिकल वेव की मिसाल कौन सी है? साउंड वेव, राइट। नेक्स्ट है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के दरमियान ताल्लुक, ठीक है, ये लिखना है। हम सब जानते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से सही वाला कौन सा होगा? तो 4 में से जो सही वाला होगा वो है v = f लेमडा। ये हमारा स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है, ठीक है, वो इस तरीके से हम लिखते हैं, बाकी गलत है। नेक्स्ट है 2 के बाद डिग्री क्रस्ट या ट्रफ के बुलंद नुकात का दरमियानी फासला कहलाता है एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव की स्पीड, ठीक है। तो दरमियानी फासला है, हम सब जानते हैं, वो वेवलेंथ होगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है MCQs का, यानी क्या कह रहा है कि देखिए, ये अगर एक वेव आ रही है, राइट, तो इसका ये इंतहाई नुक्ता ये है, इसका इंतहाई नुक्ता ये है, नीचे की तरफ ये इंतहाई नुक्ता, ये इंतहाई नुक्ता, यानी मैक्सिमम पॉइंट है। तो 2 के बाद डिग्री कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या कंसेक्यूटिव ट्रफ, दोनों के दरमियान का जो फासला होता है वो हमारा वेवलेंथ कहलाता है, राइट। तो सही ऑप्शन है वेवलेंथ। 2 के बाद डिग्री कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन के सेंटर्स का दरमियानी फासला क्या कहलाता है? ठीक है, इसको भी वेवलेंथ कहेंगे। जो कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उसमें कंप्रेशन रिफ्रैक्शन बनता है। 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस या 2 कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन के दरमियान से जब हम लाइन खींचते हैं वो भी हमारा वेवलेंथ बनता है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर एक कंप्रेशन है, इधर आ गया रिफ्रैक्शन, फिर ये कंप्रेशन, फिर क्या हुआ रिफ्रैक्शन, फिर ये, तो ये कंप्रेशन, ये रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, एक यहाँ एक यहाँ, इनके बीच का भी जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वेवलेंथ, ठीक है। यही हम इस रिफ्रैक्शन के दरमियान वाला पॉइंट लेंगे, ये रिफ्रैक्शन, इसका दरमियान वाला पॉइंट, कंसेक्यूटिव जो हमारा रिफ्रैक्शन है उसके दरमियानी फासले को भी वेवलेंथ कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यानी 17, क्वेश्चन नंबर 17, किसी इर्तिआज करते हुए जिस्म की 1 सेकंड में मुकम्मल वाइब्रेशंस की तादाद क्या कहलाती है? ठीक है, यानी यूनिट टाइम में 1 सेकंड में वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हमने पढ़ा था, वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फ्रीक्वेंसी का यही डेफिनेशन है, ठीक है, द नंबर ऑफ वेव्स और वाइब्रेशंस और साइकिल्स पासिंग थ्रू अ यूनिट पॉइंट इज कॉल्ड पर सेकेंड, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी एक ख़ास नुक्ते से जब बहुत सारे वाइब्रेशंस या वो निकलते हैं, साइकिल्स निकलते हैं, ठीक है, तो वेव की, तो फिर उनको हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था, राइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर से सुन ले, किसी इर्तिआज करते हुए जिस्म की 1 सेकंड में मुकम्मल वाइब्रेशंस की तादाद क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी होती है, राइट, इजी है। अब नेक्स्ट देखें, फ्रीक्वेंसी का यूनिट, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, राइट। हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है, ठीक। नेक्स्ट, जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है तो वो मुंतकिल करती है, हम सब जानते हैं। इनमें सही ऑप्शन होगा एनर्जी का, कि वेव्स जब भी ट्रेवल करती है वो एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि वेव का डेफिनेशन ये है कि कैरियर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड वेव्स। बाकी ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट, रिपल टैंक एक ऐसा आला है जिससे पैदा की जाती है, यानी रिपल टैंक से हम क्या पैदा करते हैं? आप सब जानते हैं, हम वेव्स पैदा करते हैं, लेकिन किस टाइप की वेव्स? मैकेनिकल वेव्स। वो मैकेनिकल वेव्स क्या हम रस्सी में पैदा करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रिपल टैंक में हम पानी डालते हैं, पानी की वेव को देखते हैं, तो हम लिखेंगे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो वाटर वेव होगा। इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मुतज़िल सवालात के मुख्तसरन जवाब तहरीर करें, जिसमें पहला लिखा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ करें। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? हमने पढ़ा है, आपके पास मौजूद हैं, आप लिख सकते हैं उसमें से। रेस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? हुक के कानून की तारीफ करें और उसकी सभी शक्ल लिखें। स्प्रिंग कांस्टेंट की तारीफ करें, उसका यूनिट क्या होगा? ये सारा कुछ हम लोगों ने फिर करने हैं, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक एक 2 लाइन में इसका आंसर आता है, राइट।
इससे आप पर छोड़ देते हैं, ठीक है, आप लोग कर ले, नहीं हुआ तो फिर मैं करा लूँगा आप लोगों को। आसान है, जो नोट्स आपके पास है उसमें से ये मिल जाएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारा न्यूमेरिकल एक्सरसाइज है, राइट। तो चलिए देखते हैं, न्यूमेरिकल एक्सरसाइज को करते हैं। अच्छा, यहाँ देखें, न्यूमेरिकल हल करेंगे। न्यूमेरिकल को हल करते हुए आप लोगों ने ज़हन में इस चैप्टर के फार्मूलों को रखना है, ठीक है, कि जो इस चैप्टर के फार्मूले होते हैं वो आप लोगों को आने चाहिए, राइट। इन फार्मूलों में क्या है, देखिए, हमें ये फार्मूला आना चाहिए कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2πL/g। पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2πm/k। मास अटैच्ड टू स्प्रिंग के केस में वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ का रिलेशन ये होता है। हम फ्रीक्वेंसी को 1/टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। ये कुछ फार्मूले इस तरह के आप लोगों को ज़हन में होना चाहिए, फिर न्यूमेरिकल हल करना बड़ा आसान होता है। हम डेटा निकालेंगे, ठीक है। डेटा को निकालने के लिए आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को पढ़ना है तवज्जो से। उसमें आप लोगों को क्वांटिटीज़ मिलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए होंगे, वो आप लोगों ने निकालने हैं और वही हमारा डेटा होगा, ठीक है। उसी पर हम प्रोसेस करेंगे फार्मूले के थ्रू से और हमें रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो पहला देखें, एक स्प्रिंग फ्रिक्शन से मुबर्रा उफ़क़ी सतह पर रखा गया है, यानी फ्रिक्शनलेस सतह पर रखा गया है। मास अटैच्ड टू स्प्रिंग है, ठीक है। एक मास को स्प्रिंग से अटैच किया है और स्प्रिंग और मास के सिस्टम को ज़मीन पर रखा है, ऐसे फर्श पर रखा है जिसका फ्रिक्शन हम नज़रअंदाज करते हैं कि उसका फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। स्प्रिंग का एक सिरा फिक्स है, हमें मालूम है फिक्स है, और इसके आज़ाद सिरे के साथ 4 किलोग्राम का मास मुंसलिक है, राइट। ये हमारा पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। हम इसमें डेटा निकालेंगे, तो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, डेटा मिलेगा हमें, राइट। इसमें एक सिरा फिक्स किया गया है और ये स्प्रिंग है, एक मास इसके साथ 4 kg का अटैच किया गया है, राइट। तो मास क्या है, मास हमारा 4 किलोग्राम। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट यानी K की वैल्यू कितनी है, 4.5 न्यूटन पर मीटर, राइट। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट यानी K की वैल्यू 4.5 न्यूटन पर मीटर है तो जिस्म का टाइम पीरियड मालूम करें। हमने टाइम पीरियड को मालूम करना है, राइट। यहाँ क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं भाई, हमें मास अटैच्ड टू स्प्रिंग का फार्मूला मालूम है, m/k। 2 × 3.14 हमें मालूम है कि पाई की वैल्यू कितनी है, वो 3.14 होती है, राइट। मास कितना है 4, K की वैल्यू 4.5 हमें फार्मूले में गिवन है, राइट। इससे हम लोगों ने सॉल्व करना है। ये 2 3 को करेंगे तो ये 6.28 बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या बनती है, इसे देखते हैं। 4 को डिवाइड करेंगे 4.5 से। इसके कई तरीके हैं, जितना आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कैलकुलेशंस आते हैं उनसे कर सकते हैं, ठीक है। टाइम को सेव करने के लिए मैं इसे शॉर्टकट करूंगा, ठीक है। यह अपने कैलकुलेटर से करूंगा जल्दी जल्दी, राइट। तो कैलकुलेटर से किया, 4 को 4.5 से डिवाइड किया, हमें क्या वैल्यू मिली, 0.888, राइट। फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर कैसे बनेगा, ये 6.28 मल्टीप्लाई बाई, इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट है 0.942, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करने से डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, 2.3 सेकेंड्स। ये इसका टाइम पीरियड होगा। यानी एक 4 kg का मास जब स्प्रिंग से अटैच करेंगे, उसको जब जोड़ेंगे तो उसका टाइम पीरियड यानी एक वाइब्रेशन कितने टाइम में मुकम्मल करेगा, 2.3 सेकेंड में। यानी यहाँ से इधर जाएगा, वापस इधर आएगा, वापस इधर आएगा, तो ये एक टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा 2.3 सेकेंड्स में, राइट। नेक्स्ट करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट होगा डियर स्टूडेंट्स,
न्यूमेरिकल। ये सारे बड़े आसान हैं, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को ये फार्मूले आनी चाहिए और जो हम लोगों ने यूनिट में पढ़ा है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आने चाहिए। ये आएंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना बड़ा आसान होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा होगा ये क्वेश्चन नंबर 2, उसका डेटा निकालेंगे। देखिए डेटा में फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए हैं, ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज़ को लिखना है। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे कि भाई मास दिया है या कांस्टेंट की कोई वैल्यू दी है, लेंथ का गिवन है, ये 2 तरीकों से आपको पता चलेगा। जब आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट में क्या होगा, स्टेटमेंट में ये होगा डियर स्टूडेंट्स, एक तो अल्फाज में लिखा होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फर्ज कीजिए इतनी है, ठीक, आपको पता चलेगा कि के की बात कर रहा है। दूसरी बात, जो नंबर गिवन होगा, नंबर के साथ यूनिट होता है, जिस तरह यहाँ पे देखिए 4 किलोग्राम, अब किलोग्राम जो है वो मास का यूनिट है। तो अगर स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपको समझ में ना आ जाए कि कौन सी क्वांटिटी गिवन है, तो फिर आप लोगों ने जो नंबर गिवन होगा उस नंबर के साथ जो यूनिट लिखा होगा उस यूनिट से भी आपको पता चलेगा कि कौन सी क्वांटिटी दी है, मास है, लेंथ है, टाइम है, जो भी है आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जिस तरह अगर हम टाइम पता करना चाहते हैं, स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमें समझ नहीं आई और वो बात कर रहा था टाइम का, तो जो नंबर गिवन होगा उस नंबर के साथ यूनिट होगा सेकंड का, जिस तरह यहाँ पे है। ठीक, तो 2.3 क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम की बात कर रहा है, कैसे पता चला, इसके साथ यूनिट लिखा होगा। तो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का नाम आएगा, उससे पता चलेगा। वहां से पता नहीं चला तो फिर आप लोगों ने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, नंबर जो गिवन होगा, नंबर के साथ यूनिट होगा, उस यूनिट से भी आपको पता चलेगा कि किस क्वांटिटी की बात कर रहा है। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मरीख की सतह पर 6.0 मीटर लंबाई वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करें। ठीक है, तो मरीख एक प्लेनेट है। ठीक है, मरीख पर हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। मरीख की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 3.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हमने टाइम पीरियड मालूम करना है, हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितनी है, 3.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यानी हमें डेटा गिवन है स्टेटमेंट में। ठीक है, मरीख की सतह पर 6.0 मीटर लंबाई वाले पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। यानी उस पेंडुलम का जो लेंथ होगा डियर स्टूडेंट्स, वो लेंथ कितना है, लेंथ उसका है 6.0 मीटर। देखो लेंथ की बात कर रहे हैं, नंबर के साथ मीटर लिखा हुआ है, मीटर जो है लेंथ का यूनिट है, और स्टेटमेंट में भी बता दिया कि मरीख एक प्लेनेट है हमारी ज़मीन की तरह, उस पर एक पेंडुलम रखा गया है जिसकी लेंथ इतनी है। ठीक है, तो ये हमारा इस न्यूमेरिकल के लिए डेटा होगा। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर हम ज़मीन की बात करते हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तकरीबन, राइट। लेकिन हम दूसरे प्लेनेट पर जाते हैं तो वो चेंज होता रहता है। चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 6 गुना कम है ज़मीन से। ठीक है, मरीख पर कुछ और होगा। ठीक है, तो इसी तरह तमाम प्लैनेट्स पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफरेंट होता है। तो हमने मालूम क्या करना है, हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है, राइट। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने देखना है। वी नो दैट कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है पेंडुलम के लिए ये L/G, राइट। T इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 एज यूजल। ठीक है, और यहाँ देखें L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू है 6.0। ठीक है, G की वैल्यू कितनी है 3.71। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं, ये 6.28 बनेगा, राइट। अब 6.0 को डिवाइड करेंगे 3.71 से, कैलकुलेटर से करेंगे ताकि टाइम बच जाए, बनेगा 1.621। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6.28 मल्टीप्लाई बाई इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 1.621 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या बनेगा, ये बनेगा डियर स्टूडेंट्स 1.272 ये इसका स्क्वायर रूट बनेगा।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, कि जो टाइम पीरियड है वो आएगा 7.999, राइट। या इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं टाइम पीरियड इक्वल टू 8 सेकेंड्स। टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, तो मरीख पर जब हम एक पेंडुलम रखेंगे, ठीक, उसका लेंथ कितना रखेंगे, लेंथ रखेंगे उसका 6 मीटर, राइट। जब हम 6 मीटर रखेंगे तो फिर उसका टाइम पीरियड यानी वो एक वाइब्रेशन कितने टाइम में मुकम्मल करेगा, उसके लिए उसको 8 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? नहीं आई तो देखें, ये एक पेंडुलम है, इसका लेंथ 6.0 मीटर, ठीक है। ये 6.0 को ऐसे आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, ये 6 मीटर बनेगा। ये हमारा 6 मीटर की लेंथ है पेंडुलम की, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, मास जो भी है उसके साथ अटैच किया है, ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करते इसलिए जिक्र नहीं है। और ये मरीख पर रखा गया है, इसको मूव करेंगे यहाँ से यहाँ तक, वापस आएगा दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक। जब यहाँ पर पहुँचेगा ये 1 वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा, ठीक। हम कहेंगे कि 1 वाइब्रेशन को मुकम्मल करते हुए इसका टाइम कितना लगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है डियर स्टूडेंट्स। उसमें लिखा है एक नॉर्मल इंसान की नब्ज 72 धड़कन फी मिनट होती है, ठीक है। यानी एक नॉर्मल इंसान है, उसका नब्ज जो है वो इस तरह फ्लक्चुएट करता है, इस तरह, ठीक है, वाइब्रेट करता है। 1 मिनट में 72 टाइम्स उसकी धड़कन होती, ठीक है। यानी एक नॉर्मल इंसान की नब्ज 72 धड़कन ऐसे जब वो वाइब्रेट करता है, मिनट होती है, 1 मिनट में 72 टाइम्स 72 टाइम्स वो वाइब्रेट करता है, धड़कता है। धड़कन की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड मालूम करना है, राइट। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हम लोगों ने मालूम करना है। तो ये जो हमारा वाइब्रेशन है हम लिखेंगे ये 72 धड़कन फी मिनट, राइट। तो धड़कन को आप वाइब्रेशन समझे तो हम लिख सकते हैं, हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और क्या मालूम करना है इसमें, एक तो फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और टाइम पीरियड मालूम करना है, एक गिवन है। और यहाँ देखें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ से पता चलेगा हमें, फ्रीक्वेंसी क्या है हमें मालूम है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं डियर स्टूडेंट्स, 72। टाइम कितना है 1 मिनट। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 72 डिवाइडेड बाई 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। ये 1 मिनट है वो 60 सेकेंड के बराबर होता है, ये लिखा मैंने। इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक। 72 को 60 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, इसको देखना है। ये मिलेगा 1.2 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1.2 हर्ट्ज, राइट। अब हमने टाइम पीरियड को मालूम करना है, हम जानते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड जो है 1 फ्रीक्वेंसी के बराबर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इसको 1 टाइम पीरियड, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे ये मिलेगा। तो मज़ीद क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, f हमें मिल गया कितना है 1.2, राइट। तो इसका मज़ीद वैल्यू क्या मिलेगा 1.2, ये होगा 0. टाइम का यूनिट होता है सेकेंड्स, ठीक है। देखिए एक नॉर्मल इंसान है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, उसका जो नब्ज़ है हाथ का नब्ज़ देखे वो ऐसे धड़केगा, ठीक है, ऐसे वो वाइब्रेट करेगा 1 मिनट में 72 टाइम्स। तो असल में ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट में ही हमें फ्रीक्वेंसी बता दिया, सिर्फ हमने क्या किया, इन्होंने फी मिनट की हवाले से बात की थी, हम लोग क्या करेंगे, हम पर सेकंड के हवाले से बात करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये इसका टाइम पीरियड, ठीक है। यानी जो एक धड़कन है 1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है, और अगर 1 सेकेंड के लिहाज से देखें तो 1 सेकेंड में ये यानी एक जो वाइब्रेशन है वो 0.83 सेकेंड में होगा, ठीक है। यानी एक धड़कन अगर 0.83 सेकेंड में होता है तो 72 धड़कन जो है वो 1 मिनट में आ जाता है, इसका मतलब ये होता है,
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मुख्तसर वीडियो बनाऊँ, ये वीडियो लेंथी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ। और ये आसान है, सारे आसान है, इसीलिए मैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर है दिस इज 4, इसका डेटा निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन को देखते रहे। क्वेटा रेडियो स्टेशन से नशर होने वाली रेडियो वेव्स की वेवलेंथ 400 मीटर होती है। ठीक है, यानी रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो 400 मीटर है, 400 मीटर वेवलेंथ बता दिया। इन रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी मालूम करें, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। अगर इसकी स्पीड यानी v जो है वो कितनी हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए फार्मूला आपको याद है, हम लोगों ने यानी रेडियो स्टेशन है उसके एंटीना से क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रही है। ठीक, रेडियो वेव की ट्रांसमिशन हो रही है, तो ट्रांसमिशन वो प्रोग्राम नशर कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ 400 मीटर है। फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने मालूम करनी है, स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, राइट। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एक छोटा सा फार्मूला v = f लैम्डा। ठीक है, f को मालूम करना है तो कैसे लिख सकते हैं, v / लैम्डा। बाय पुटिंग द वैल्यूज हमें क्या मिलेगा, v की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, अब 3 को 400 पे डिवाइड कर लो, आपके पास जो भी वैल्यू बनेगा ये हम कैलकुलेटर से करेंगे, राइट। इसका एक और तरीका भी देखो, इसको डिवाइड कर लो, आपके पास वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो एक दूसरा तरीका भी है, यहाँ पे देखें 3 / 4 × 10⁻², ऊपर 10⁻8 है। ठीक, और यह 3 / 4 कर दो, इधर 10⁻8 10⁻², नीचे है, ऊपर आकर ये पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 / 4 × 10⁻8-2, 3 / 4 × 10⁻, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.75 × 10⁻6, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बनेगी, राइट। यानी जो रेडियो स्टेशन रेडियो वेव को ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका स्पीड हमें मालूम है, वेवलेंथ 400 मीटर है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.75 × 10⁻6 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो सिग्नल के नशरियात की फ्रीक्वेंसी की रेंज 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक है। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो कितनी है, 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक है। तो लिखेंगे दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इसका डेटा हमें गिवन है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक है। ठीक है, एक रेडियो सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक है। वेवलेंथ की मुतालिका रेंज मालूम करें, यानी इसी रेंज में वेवलेंथ क्या होगी, 500 किलोहर्ट्ज के लिए कितनी वेवलेंथ होगी, अगर फ्रीक्वेंसी 1500 किलोहर्ट्ज करें तो फिर क्या होगा। ठीक है, सॉरी, यानी अगर फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज है, इसके मुताबिक वेवलेंथ कितना होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए 1500 किलोहर्ट्ज हो जाए, फिर वेवलेंथ कितना चेंज होगा, ये मालूम करना है, राइट। तो हमने वेवलेंथ को मालूम करना है, वेवलेंथ की मुतालिका रेंज मालूम करना है। उन वेव्स की स्पीड, यानी ये जो वेव है इसकी स्पीड कितनी है, v 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, राइट। अब हम लोगों ने फार्मूला लगाना है, हमें मालूम है फार्मूला इसका क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा × f। हमने क्या मालूम करना है, हमने वेवलेंथ को मालूम करना है, तो फिर फार्मूला कैसे बनेगा, ये
v डिवाइडेड बाई लेमडा, ये हमारा फार्मूला होगा। अब देखो, हमने दो जगहों पर वेवलेंथ को मालूम करना है। एक, अगर फ्रीक्वेंसी 500 किलोहर्ट्ज है तब क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी 1500 किलोहर्ट्ज है तब क्या होगा। तो दो जगहों पर हम लोगों ने अलग अलग वेवलेंथ को मालूम करना है। फार्मूला ये फिट होगा दोनों में। तो हम लेमडा 1 के लिए करेंगे जब ये फ्रीक्वेंसी होगी, लेमडा 2 के लिए करेंगे जब ये फ्रीक्वेंसी होगी, राइट। तो चलिए इसे देखते हैं। फॉर लेमडा 1, तो लेमडा 1 के लिए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फॉर लेमडा 1 यानी लेमडा 1 इज इक्वल टू, लेमडा 1 के लिए हम फ्रीक्वेंसी ये पुट करेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है, v अपॉन f1। इसको f1 का नाम दे सकते हैं, इसको f2 का नाम दे सकते हैं अपनी आसानी के लिए, राइट। लेमडा 1 इज इक्वल टू v कितना है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 और f1 कितना है 500 किलो हर्ट्ज, राइट। किलो को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक है। तो ये लेमडा 1 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, इन दोनों को अलग करेंगे। ये जो 10 की पावर है 10 रेज़ टू पावर 8 नीचे होगा, इस 2 0 को 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 की शक्ल में लिख सकते हैं। ये 3 डिवाइडेड बाई 5 यानी 500 को 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये अलग किया मैंने, ठीक है। अब ये दोनों ऐड होंगे, बेस सेम हो पावर ऐड होते हैं, आप सब जानते हैं 2 + 3। ये लेमडा 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये 10 की पावर 8 और ये नीचे है, ऊपर जाकर क्या होगा इंटू 10 की पावर -5। लेमडा 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5 ये होगा, फिर बेस सेम है पावर ऐड होते हैं, आप सब जानते हैं मैथ का बेसिक रूल है। लेमडा 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना होगा, इसको डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट्स। डिवाइड करने से हमें इसका वैल्यू मिलेगा, ये होगा 0.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा 3। तो लेमडा 1 की वैल्यू तो ये हमारे पास आई, ठीक, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी 500 किलो हर्ट्ज की। अब लेमडा 2 के लिए करते हैं, फॉर लेमडा 2 फिर वही है, इट इज इक्वल टू v अपॉन f2। यहाँ v कितना है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 डिवाइडेड बाई f2 कितना है 1500 किलो हर्ट्ज, राइट। तो ये किलो को मैं उसकी शक्ल में लिखूंगा 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8। इस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 1500 मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 यानी किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। जस्ट नीड योर अटेंशन, ठीक है। यहाँ देखे 3 डिवाइडेड बाई 15 को अलग कर लो, ठीक, 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाई ये 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3। यहाँ लेमडा 2 यहाँ क्या होगा, इसको ख़त्म करेंगे 1/5 बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5, बल्कि -5 नीचे है ऊपर जाएगा। लेमडा 2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू है 0.2 इंटू 10 की पावर 3। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1500 किलोहर्ट्ज है तब लेमडा की वैल्यू ये बनेगी और ये बनेगी। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज की हम बात करें 500 किलोहर्ट्ज से 1500 किलोहर्ट्ज तक, तो वेवलेंथ की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी 0.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 से लेकर 0.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर तक। वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, ठीक है, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेंज वो कहाँ से होगा, ये 0.6, इस 10 की पावर 3 को किलो भी लिख सकते हैं, किलो
मीटर से लेकर 0.2 किलोमीटर तक होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलते हैं। एक पीरियाडिक वेव की स्पीड मालूम करें जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज और वेवलेंथ 0.8 मीटर हो। राइट, देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, डेटा लिखेंगे। डेटा में क्या आइडिया स्टूडेंट्स, एक पीरियाडिक वेव की स्पीड मालूम करें, पी मालूम करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 हर्ट्ज और वेवलेंथ 0.8 मीटर हो। ठीक है, वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.8 मीटर। हमें जो मालूम है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। राइट, अब v इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है 5 और जो लैम्डा है उसकी वैल्यू 0.8। राइट, सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। राइट, ये 5 और 0.8 को हम ऐसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 10। ठीक, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। v इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा रिजल्ट। इसी तरीके से एक दो न्यूमेरिकल हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक, कोशिश करें, सारा हम करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। मुझे उम्मीद है ये सारा कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।